नमस्कार, मैं सुनील यादव, चीफ फार्मासिस्ट हूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय में। मैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में SIHFW में लगातार तमाम सारे हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का चेयरमैन रहा हूँ। मैंने अभी BLS की ट्रेनिंग लगभग 5000 लोगों को दी है और मेरी एक बुक BLS की साथी हाथ बढ़ाना, ये बेस्ट सेलर में अभी चल रही है। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जन स्वास्थ्य का विषय है, रेबीज एवं पशु के काटने पर सावधानियां, इस पर चर्चा करूंगा आप लोगों के बीच में। आप लोग जानते हैं, हम लोग हर जगह इस चीज को कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक ऐसा चीज है ये कि जहाँ पे प्रिवेंशन ही सब कुछ है, रेबीज में प्रिवेंशन ही सब कुछ है। और अगर रेबीज हो गया तो 100% ये जानलेवा है, लेकिन इसको पूरी तरीके से रोकी भी जा सकती है अगर हमने उसका वैक्सीनेशन करा लिया या समय पे प्रिवेंशन का इलाज ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि रेबीज एक वायरल रोग है, लैसा वायरस से होता है। ये संक्रमित पशुओं के काटने से, खरोचने से या उनकी लार उससे खुले घाव या म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता है। मतलब कि अगर शरीर में कहीं भी ओपन इंजरी है या कहीं आपकी स्किन ओपन है, ब्रोकन है, और उस पे अगर पशु चाट भी लेता है जो कि संक्रमित है, अगर संक्रमित पशु उसको चाटेगा तो ऐसे समय पे आपको इस वायरस के संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अत्यंत संक्रामक है। अगर ये होता है तो आपको केवल वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना ही लगाना है। ये ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, और एक बार अगर रोग के लक्षण प्रकट हो गए तो आप 100% मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि इसके बारे में आप जानकारी रखें। जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। इसकी एपिडेमियोलॉजी को अगर समझते हैं हम, तो विश्व स्तर पे लगभग हर वर्ष 26,000 से लेके 55,000 लोगों की डेथ रेबीज के कारण होती है। हमारे देश में प्रतिवर्ष लाखों लोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर या अन्य पशुओं को काटने का शिकार होते हैं। कुछ देशों में चमगादड़ के काटने से भी ये रोग हो रहा है। चमगादड़ चूंकि इस प्रजाति का है जिसमें रेबीज हो सकता है। इसमें उत्तर प्रदेश और भारत को अगर हम देखते हैं तो अधिकांश जो भी मामले आते हैं वो आवारा कुत्तों के ही काटने से हो रहे हैं, और बच्चों में ये जोखिम बहुत ज्यादा पाया जाता है। चिकित्सालयों में हमने देखा है कि बच्चों की संख्या भी बहुत होती है, क्योंकि वो अक्सर पशुओं के साथ जब खेलते हैं तो सावधानी नहीं बरतते या उनकी ऊंचाई कम होती है बच्चों की, और पशु उनको आराम से अपना शिकार बना लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई कुत्ता या कोई अन्य पशु काट ले तो ये पूरे वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि हमें सबसे पहले क्या करना। तो जैसे ही कुत्ता काटे या चाटे तो तुरंत घाव की अच्छी तरह सफाई करनी है। अब सफाई करने का इसका एक गाइडलाइन बनी हुई है। उस गाइडलाइन में ये कहा गया है कि काटे हुए स्थान को कम से कम 15 मिनट तक साबुन से धोना है और बहते हुए पानी में धुलना है। अगर आपके पास टोटी का पानी, टैप वाटर आ रहा है, तो टैप के नीचे वो पार्ट कर लें शरीर का जहाँ पे कुत्ते ने काटा है या जानवर ने काटा है या चाटा है, और साबुन लगाते रहिए। अगर आपके पास टैप वाटर नहीं है तो किसी भी बर्तन में आप पानी ले लीजिए और पानी को उस पर गिराते रहिए और धुलते रहिए। ये सबसे सरल उपाय है और संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम कर देता है। और घाव पर आपको घर में कुछ नहीं करना है। कोशिश ये करें कि कोई भी पट्टी नहीं बांधेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि लोग अक्सर चिकित्सालयों में आते हैं तो पट्टी बांध करके आते हैं, तो आपको पट्टी नहीं बांधना है। धुलने के बाद आप कोई एंटीसेप्टिक जैसे पोविडीन, आयोडीन है या जिसको बीटाडीन के नाम से आप लोग जानते हैं, वो लगा सकते हैं। गाँव में एक मिथ है, हम लोग चिकित्सालयों में देखते हैं कि लोग जब आते हैं कुत्ता काटने का मरीज लेकर के तो घाव पर मिर्च लगाए होते हैं या हल्दी लगाए हुए होते हैं। इस मिथ को तोड़िए। घाव पर कोई मिर्च नहीं लगाना है, कोई हल्दी, तेल, मिट्टी, चूना, राख, किसी प्रकार का कोई लेप जो है घरेलू न लगाइए। ये ऐसी प्रथाएं जो है नुकसानदायक हो सकती हैं और संक्रमण को और फैला सकती हैं। घाव की सफाई के तुरंत बाद आप तुरंत सरकारी जो भी चिकित्सालय आसपास हो वहां जाइए। अगर सरकारी चिकित्सालय नहीं है तो निजी चिकित्सालय पर भी जा सकते हैं। मेरा ये कहना है कि लगभग सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो 5,000 से लेके 50,000 के एरिया में हर जगह उपलब्ध हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला चिकित्सालय हैं, स्पेशल चिकित्सालय हैं, या जो बड़े चिकित्सालय हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सभी जगहों पे एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों उपलब्ध हो गया है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि स्थानीय चिकित्सालय जो सरकारी चिकित्सालय है वो वहां पे जाएं और वहां के चिकित्सक से तत्काल संपर्क करें। चिकित्सक ये तय करेंगे कि ये जो बाइट है वो बाइट किस प्रकार की है और उसमें कौन सी दवा, कौन सा इंजेक्शन लगाना आवश्यक
है। हम अगर शार्ट में बात करते हैं तो जो गाइडलाइन है WHO की, उसमें पशुओं की काटने की घटनाओं को 3 श्रेणी में विभाजित किया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 में केवल पशु छू लिया या आपने पशु को छू लिया, उसके द्वारा त्वचा को बिना नुकसान पहुंचाए चाट लिया उन्होंने या ऐसी जगह चाटा जहां पे स्किन ब्रोकन नहीं है, ऐसे मामलों में इसको ग्रेड 1 कहा जाता है और यहाँ पे वैक्सीन की आवश्यकता नहीं होती। ग्रेड 2 दूसरी श्रेणी है ये, इसमें त्वचा में हल्की खरोच आ जाती है और इसमें जो है एंटी रेबीज वैक्सीन की आवश्यकता होती है। ग्रेड 3 ये गंभीर होती है, जिसमें गहरा घाव हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि रक्त बह रहा होता है, किसी वाइटल आर्गन यानी महत्वपूर्ण आर्गन पे काट लिया हो कुत्ते ने या जानवर ने, चेहरा, गर्दन, सिर या हाथ जो अपर लिम्ब है बॉडी का, उस पे अगर काट लेता है तो वहां से वायरस को ब्रेन तक पहुंचने में आसानी होती है, इसलिए ऐसी जगहों को हम लोग ग्रेड 3 में रखते हैं। या किसी आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पर संक्रमित जो पशु का लार है वो सीधा उस पे लग गया हो तो इसको भी जो है ग्रेड 3 में ही माना जाता है। तो इस मामले में जहां पे भी ग्रेड 3 होता है वहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि सीरम होता है इसको लगाया जाता है और वो घाव पे ही लगाया जाता है, जिससे कि वायरस जो है वो रेप्लिकेट न करने पाए, वायरस को इन्फिल्ट्रेट कर दिया जाता है उसी जगह पे, घाव और उसके आसपास ये लगा दिया जाता है। हालांकि इसमें एक चीज और है कि अगर वैक्सीन पहले से किसी को लगी हुई है या किसी पेशेंट को 7 दिन हो गया है वैक्सीन लगाए, उसके बाद दोबारा उसको बाइट होती है या गंभीर बाइट होती है तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगाने की आवश्यकता कम होती है। अगर कोई भी जानवर काट लेता है तो उसमें ये लोग कहते हैं कौन से जानवर के काटने से इसको लगाना है, तो केवल कुत्ता ही नहीं, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, भेड़िया या कोई अन्य संक्रमित स्तनधारी पशु अगर है तो उसके काटने से फैल सकता है। कुछ लोग ये जरूर पूछते हैं कि चूहे के काटने से होता है कि नहीं, तो गाइडलाइन ये कहती है कि जो जंगली चूहे हैं या जो घर में नहीं रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशनों पे मोटे चूहे रहते हैं, तो अगर वो काटते हैं तो वहां पे भी वैक्सीन लेते हैं। कितने इंजेक्शन लगाए जाने हैं, अब आप अस्पताल में जाएंगे तो 2 तरीके का ट्रीटमेंट होता है, एक इंट्राडर्मल लगता है जो दोनों बाहों पे लगता है, एक इंट्रामस्कुलर लगता है जो मांस में लगता है। अगर इंट्राडर्मल आप लगाते हैं तो 4 बार विजिट अस्पताल में करनी है और अगर मांस में लगता है तो 5 बार विजिट करनी होती है। अगर पहले से टीका लगा हुआ है किसी व्यक्ति को तो अगले 3 महीने के बीच में बाइट होने पर संभवतः वैक्सीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन चिकित्सक को दिखाना आवश्यक है। और अगर 6 महीने 3 महीने से ज्यादा हो गया है तो उसे 2 टीका और लगेगा, वो वन साइड लगेगा, इंट्राडर्मल लगेगा। वहां पे रेबीज के इम्यूनोग्लोबुलिन की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि अगर पालतू कुत्ते ने काट लिया तो उपचार की आवश्यकता नहीं समझते। ये बहुत आवश्यक है कि उपचार करना है आपको और अस्पताल तक जाना है। अगर आपके घर में पालतू कुत्ता या बिल्ली है तो निश्चित रूप से आप उस कुत्ते का एंटी रेबीज टीकाकरण जरूर करा लीजिए, क्योंकि आपके बच्चों के लिए भी खतरा हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर रेबीज नियंत्रण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आप लोगों को हमेशा हम लोग एजुकेट करने का प्रयास करते हैं। तो आप याद रखिए कि पशु काटे तो घबराए नहीं, घाव को तुरंत साबुन और पानी से धोएं, डॉक्टर से संपर्क करें, वैक्सीन लगवाएं। हाई रिस्क कैटेगरी में अगर आप हैं, यानी आप पशुओं के साथ कार्य कर रहे हैं, आपने कुत्ता पाल रखा है या आप रेबीज के किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, तो प्री एक्सपोजर वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। 3 डोज उसकी वैक्सीन की लगती है। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसे सही समय पर उपचार लेकर के पूरी तरीके से रोका जा सकता है। थोड़ी सी जागरूकता आपकी जान बचा सकती है और दूसरे की भी जान बचा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार तथा समाज को भी रेबीज के प्रति जागरूक बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।